चंद्रकला पहेलियों की दलदल में बुरी तरह फंस चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कावेरी छुपते छुपाते शहर में चंदा ताई के पास पहुंच चुकी थी। कावेरी ने अपनी माई को सब कुछ बताया कि मायापुर में उसके साथ क्या क्या हुआ था, और बताते हुए वो चंदा ताई से लिपट लिपट कर खूब रोई। ये सब सुनकर चंदा ताई का खून खौल गया। चंदा ताई के जहन में बस बदले की आग भभक रही थी। उस वक्त कावेरी के सामने तो चंदा ताई ने खुद को शांत कर लिया था, लेकिन मन ही मन उन्होंने ठान लिया था कि सही समय आने पर वो यामिनी और पत्थरभुज बाबा से बदला जरूर लेंगी। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी चंदा ताई को इस बात की सबसे ज्यादा तसल्ली थी कि कावेरी बिल्कुल ठीक थी और सही सलामत घर लौट आई थी। चंदा ताई जानती थी यामिनी के लोग उसे ढूंढते हुए कभी ना कभी यहाँ जरूर आएंगे, इसीलिए वो कावेरी को लेकर वापस उसी गांव में ले गई जिस गांव में उसने उसे बचपन में पाला था। चंदा ताई ने रमा ताई के सामने कुछ बहाना बनाया और खुद भी कुछ दिनों के लिए कावेरी के साथ वही गांव में रहने चली गई। ऐसे भी अब चंदा ताई की उम्र भी हो गई थी, इसीलिए रमा ताई ने भी चंदा ताई से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। चंदा ताई और कावेरी दोनों बहुत समय के बाद इतने दिनों तक एक साथ रह रहे थे, इसीलिए समय दोनों के लिए ही बहुत खास था। वहीं मायापुर में भी उस दिन के बाद से सब कुछ शांत हो चुका था। किसी भी तरह की कोई घटना नहीं घटी थी, जिसकी वजह से चंद्रकला भी उन पहेलियों को सुलझा नहीं पा रही थी। वो पहेली किसी भी तरह की कोई घटना नहीं घटी थी, जिसकी वजह से चंद्रकला भी उन पहेलियों को सुलझा नहीं पा रही थी। वो पहेलियां उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए पहेलियां ही बनकर रह गई थी। बाकी सब तो शांत हो गया था, लेकिन अंगुना अभी तक शांत नहीं बैठी थी। उसने मायापुर में जगह जगह पर काले साई को छोड़ दिया था, जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ पत्थरभुज बाबा पर नजर रखे हुए थे। इसीलिए पत्थरभुज बाबा अभी भी उसी कमरे में सबकी नजरों से छिपकर बंद थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो इस कमरे से बाहर निकले तो अंगुना उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। यही सोचकर पत्थरभुज बाबा उसी कमरे के अंदर से ही अपनी मायावी विद्या के मदद से इस बात का पता लगा लेते कि इस वक्त गांव में कोई काला साया मौजूद है कि नहीं। लेकिन बहुत दिनों के बाद भी अंगुना के काले सायों को जब पत्थरभुज बाबा का जरा भी आभास नहीं हुआ, तो अंगुना ने उन सभी काले सायों को वापस अपनी दुनिया में बुला लिया। आखिर जब पत्थरभुज बाबा को भी इस बात की तसल्ली हो गई कि अब गांव में कोई काला साया नहीं बचा है, तो उन्होंने मायापुर से बाहर जाने का इरादा कर लिया। जब यामिनी उनसे मिलने आई तो उन्होंने यामिनी से कहा कि उनके जाने का समय आ गया है। तो यामिनी ने भी उसी रात को पत्थरभुज बाबा के निकलने की सारी व्यवस्था कर दी थी। आधी रात में यामिनी ने खुद हवेली के पीछे के दरवाजे से पत्थरभुज बाबा को बाहर निकाल दिया। जाते जाते पत्थरभुज बाबा ने यामिनी से कहा, यामिनी, अभी तक कावेरी की कोई खबर नहीं मिली है। उसे जल्द से जल्द खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो बची तो याद रखना हम नहीं बचेंगे। ये कहकर पत्थरभुज बाबा हमेशा हमेशा के लिए मायापुर से चले गए। इसके बाद यामिनी ने पत्थरभुज बाबा की कही हुई बात पर गौर किया और अगले दिन सुबह ही उन तीनों आदमियों को बुलाने के लिए हवेली से किसी को भेजा। लेकिन उन तीनों का कुछ अता पता नहीं था। सही मौका पाकर वो तीनों भी अपनी जान बचाकर मायापुर छोड़कर भाग गए थे। यामिनी ने इसके बाद अपने बहुत आदमियों को कावेरी को ढूंढने के लिए लगाया, लेकिन कावेरी की कहीं कोई भनक भी नहीं मिली। जिस शहर में कावेरी पढ़ा करती थी, उस महाविद्यालय में जिस छात्रावास में कावेरी रहा करती थी, उस छात्रावास में यामिनी के आदमियों ने हर जगह कावेरी को ढूंढा, लेकिन कावेरी कहीं नहीं मिली। आखिर में कहीं ना कहीं यामिनी ने भी अब हार मान ली थी, लेकिन फिर भी उसने अपने एक दो आदमियों को हमेशा कावेरी की तलाश में लगाए रखा।
वहीं पत्थरभुज बाबा के इस तरह गायब हो जाने से और गांव वालों को जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, ऐसे समय में पीठ दिखाकर भागने की वजह से पूरे मायापुर के लोग पत्थरभुज बाबा से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वो तो अच्छा हुआ कि हंगुना के डर से पत्थरभुज बाबा खुद ही गांव से चले गए थे, वरना गांव के लोग पत्थरभुज बाबा को धक्के मार कर गांव से निकालते। मायापुर में तो सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन एक दिन चंदा ताई और कावेरी को कुछ ऐसा पता चला कि उनके जीवन में भूचाल आ गया। पत्थरभुज बाबा के साथ संभोग हो जाने के बाद कावेरी गर्भवती हो गई थी। ये जानकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। कावेरी बड़ी मुश्किल से उस काली रात को एक सपना समझकर उसे भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस एक चीज ने उसके घावों को फिर से कुरेद दिया था, और ऐसा कुरेदा था कि अब वो जिंदगी भर नहीं भर पाएगी। चंदा ताई ने कावेरी को बहुत समझाया कि वो इस बच्चे को गिरा दे, लेकिन कावेरी ने इसके लिए साफ मना कर दिया और चंदा ताई से कहा कि इन सब में इस बच्चे का क्या कसूर है। जिस तरह आपने मुझे पाला है, उसी तरह मैं भी अकेले इस बच्चे को पालूंगी। कावेरी की जिद के आगे चंदा ताई की ना आज तक एक चली थी, ना आज एक चली। लेकिन चंदा ताई के लिए चिंता की बात ये थी कि वो बहुत ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकती थी। उसे वापस तवायफ खाने जाना ही होगा। यही सोचकर चंदा ताई ने कावेरी की देखभाल के लिए एक दाई अम्मा को लगा दिया था और खुद वापस अपनी उन्हीं पुरानी गलियों में चली गई। और इधर मायापुर में बाकी सब तो कावेरी को भूल चुके थे, लेकिन मालती कावेरी को नहीं भूल पा रही थी। धीरे धीरे मालती को अपनी गलती का एहसास होने लगा था, यहाँ तक कि अब तो कावेरी के इस तरह गायब हो जाने के लिए वो खुद को ही दोषी समझने लगी थी। यही सोचते हुए उसने मन ही मन कहा, अगर मैंने कावेरी को उस दिन इस तरह नहीं निकाला होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता और आज कावेरी हमारे साथ होती। अब मालती के जहन में हर वक्त कावेरी का ही ख्याल रहता था। वो उससे मिलकर उससे माफी मांगना चाहती थी। यही सोचते हुए मालती के मन में चंदा ताई का ख्याल आया। वैसे तो वो चंदा ताई से सिर्फ एक ही बार मिली थी, वो भी अपने छात्रावास में, लेकिन अब तो वो जानती थी कि चंदा ताई एक तवायफ है और शहर में सिर्फ एक ही तवायफ खाना है जिसके बारे में सब लोग जानते थे। यही सोचकर मालती कावेरी से मिलने के लिए शहर के लिए निकल गई। लेकिन मालती ये नहीं जानती थी कि वो कावेरी से मिलने नहीं जा रही थी, बल्कि कावेरी की मौत को अपने साथ लेकर जा रही थी, क्योंकि यामिनी ने अपने आदमियों से कहा हुआ था कि मालती उस कावेरी की सहेली थी, तो आज नहीं तो कल वो उससे मिलने जरूर जाएगी। इसीलिए हर वक्त उस पर नजर रखना कि वो कब और कहाँ जा रही है। तो जब मालती चंदा ताई से मिलने के लिए शहर के लिए निकली तो यामिनी के दोनों नए आदमी मालती के पीछे पीछे जाने लगे। आखिर मालती चंदा ताई से मिलने उनके तवायफ खाने पहुंच चुकी थी और चंदा ताई ने जब मालती को वहां देखा तो हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि उन्हें कावेरी के बारे में कुछ भी पता है। सबसे पहले चंदा ताई ने मालती का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने कमरे में ले गई ताकि रमा ताई उन्हें देख न ले। मालती के अंदर जाने के बाद यामिनी के दोनों आदमी वहीं बाहर खड़े होकर मालती के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। वहीं मालती के कमरे के अंदर जाते ही चंदा ताई ने मालती से कहा, मालती तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कावेरी को और दिवाकर को सख्त मना किया था कि कभी लौट कर वापस यहाँ मत आना, और तुम अकेले क्यों आई हो? कावेरी कहाँ है? मालती ने जैसे ही ये सुना, मालती के होश उड़ गए। वो ये जानकर सन्न रह गई कि चंदा ताई को कावेरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। काफी देर तक तो मालती ने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और चंदा ताई को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वो ज्यादा देर तक अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई और रोते रोते उसने सारी सच्चाई बता दी। बाकी सारी सच्चाई तो चंदा ताई पहले से ही जानती थी, लेकिन जब मालती ने उनसे ये कहा कि उसने और हवेली के लोगों ने कावेरी को हवेली से निकाल दिया था,
ये बात सुनकर चंदा ताई गुस्से में लाल हो गई थी, क्योंकि उस वक्त कावेरी के अंदर काला साया मौजूद था। इसीलिए कावेरी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हुआ था। लेकिन बाकी सारी सच्चाई जानते हुए भी चंदा ताई ने रोने का इस तरह नाटक किया कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। इसके बाद चंदा ताई ने इन सब के लिए मालती को दोषी ठहराते हुए मालती को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। लेकिन इन सब के चलते वो हो गया जिस बात का डर चंदा ताई को सबसे ज्यादा था। खिड़की के बाहर रमा ताई ने दोनों की सारी बातें सुन ली थी। कावेरी के बारे में सुनते ही रमा ताई ये समझ गई कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उस वृंदा की ही बेटी है। ये सब जानकर रमा ताई का खून गुस्से से खौल गया, क्योंकि बहुत बड़ी रकम चुकाकर उसने उस वृंदा को खरीदा था, जिसका भुगतान आज तक नहीं हुआ था। रमा ताई ये सब सोच ही रही थी कि तभी यामिनी के आदमी चंदा ताई के कमरे का दरवाजा जोर से खोलते हुए उसमें दाखिल हुए, जिन्हें देखकर चंदा ताई बहुत ज्यादा डर गई थी। उन दोनों आदमियों ने पहले तो चंदा ताई से कावेरी के बारे में बड़े ही प्यार से पूछा, लेकिन चंदा ताई उनसे बार बार यही कहती रही कि वो किसी कावेरी को नहीं जानती है। जब बहुत पूछने के बाद भी चंदा ताई ने कुछ नहीं बताया तो उन लोगों ने चंदा ताई को मारना शुरू कर दिया। चंदा के बालों को पकड़ पकड़ कर खूब घसीटा, खूब चांटे मारे। चंदा ताई के कमरे के बाहर भीड़ लग गई। सब लोग आशा देख रहे थे, लेकिन चंदा ताई ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। थक हार कर दोनों वहां से चले गए। दोनों जब बाहर पहुंचे तो रमा ताई भी उनके पीछे पीछे आ गई थी और उनकी बातें सुनने लगी। उनकी बातों से रमा ताई ने ये तो पता लगा लिया था कि कोई यामिनी है जो कावेरी को मारना चाहती है। अगले 1-2 महीने के लिए चंदा ताई इस डर से कावेरी से नहीं मिलने गई कि कहीं कोई उसका पीछा करते हुए कावेरी तक न पहुंच जाए। लेकिन एक रोज जब आधी रात को चंदा ताई छुपते छुपाते कावेरी से मिलने पहुंची तो रमा ताई ने अपने आदमी को इसके पीछे भेज दिया। वहीं चंदा ताई जब कावेरी के पास पहुंची तो कावेरी को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। अभी तो कावेरी को 3रा-4था महीना ही चल रहा था, लेकिन कावेरी का पेट देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कावेरी को 7वां या 8वां महीना चल रहा हो। दरअसल जो सारी शक्तियां कावेरी की नाभि में समाहित हुई थी, वो सारी शक्तियां कावेरी के गर्भ में चली गई थी और गर्भ से गर्भ में पल रहे बच्चे को मिल चुकी थी। इसीलिए कावेरी का बच्चा कावेरी के गर्भ में दुगनी रफ्तार से बड़ा हो रहा था। ये देखकर चंदा ताई और कावेरी दोनों ही काफी चिंतित हो गए थे, क्योंकि दोनों ये बात तो जानते ही थे कि पत्थरभुज बाबा के किसी प्रयोग के दौरान ये बच्चा पैदा हुआ है। तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं बच्चे के रूप में कोई शैतान ना पैदा हो जाए। कावेरी चंदा ताई की इस बात से बहुत नाराज थी कि वो इतने समय बाद उससे मिलने आई थी। तो जवाब में चंदा ताई ने इसका कारण बताया कि एक रोज तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुमसे मिलने मालती आई थी। जब मैंने उसे ये कहा कि वो यहाँ नहीं आई है तो ये जानकर वो खूब रोई। इसके बाद चंदा ताई ने कावेरी को वो बात भी बताई कि कैसे उन लोगों ने उसे हवेली से निकाला था। ये जानकर कावेरी खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हुई थी, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। चंदा ताई की बात खत्म होने के बाद कावेरी ने चंदा ताई से कहा, माई, इन सब में मालती का कोई दोष नहीं है। वो तो खुद यामिनी की एक साजिश का शिकार हुई है। कहते कहते कावेरी को उसकी एकमात्र सहेली की बहुत याद सताने लगी थी, और साथ ही साथ दिवाकर की भी। इतने दिन तो वो दोनों से नाराज थी कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी दोनों उससे मिलने क्यों नहीं आए। लेकिन आज चंदा ताई की बात सुनकर कावेरी को यकीन हो गया कि जरूर दिवाकर भी ऐसी ही किसी साजिश का हिस्सा रहा होगा। उसके मन में भी उसके लिए किसी ने नफरत भर दी होगी। लेकिन आज उसने दोनों को माफ कर दिया था और अपनी माई से कहा, माई, एक बार मैं इस बच्चे को जन्म दे दूं, उसके बाद मैं खुद उन दोनों से मिलने जाऊंगी। ये सुनकर चंदा ताई ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बेटा,
ऐसा सोचना भी मत। उस दिन सिर्फ मालती ही नहीं आई थी, मालती के पीछे पीछे यामिनी के आदमी भी तुम्हें ढूंढते हुए आए थे। यामिनी ने अभी तक हार नहीं मानी है, इसीलिए बहुत संभल कर रहना होगा। पर चंदा ताई इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि दुश्मन सिर्फ घर के बाहर नहीं, घर के भीतर भी छिपे हुए थे। रमा ताई के भेजे हुए आदमी ने चंदा ताई का पीछा करते हुए कावेरी के घर का पता लगा लिया था। रमा ताई पहले तो ये चाहती थी कि कावेरी का पता लगने के बाद वो कावेरी को घसीटकर उसकी माँ वृंदा की जगह बिठाएगी, लेकिन जब उसे ये पता चला कि कावेरी माँ बनने वाली है तो उस कावेरी को लेकर गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब कावेरी उसके कुछ काम की ही नहीं रह गई थी। लेकिन रमा ताई को तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब था। जितने पैसे उसने वृंदा पर खर्च किए थे उतने के उतने पैसे उसे कावेरी के चाहिए थे। यही सोचकर उसने यामिनी के साथ सौदा करने का सोचा। क्या यामिनी को रमा ताई का सौदा मंजूर होगा और क्या ये बच्चा जन्म ले पाएगा या उसके पहले ही यामिनी उसे मरवा देगी?